रिसर्च एप्टीट्यूड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और साथ के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक हम कह सकते हैं, क्योंकि जब मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा था मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को रिसर्च एप्टीट्यूड के वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाने वाली हूँ, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च क्या होता है, किसे हम रिसर्च कहते हैं। साथ के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मेथड्स कौन से होते हैं, टाइप्स कौन सी होती है रिसर्च में, कितने तरीके की रिसर्च होती है, कितने तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म जहां से आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं ये डिस्कस करेंगे। रिसर्च का क्या प्रोसेस होता है, क्रोनोलॉजी वे में इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सैम्पलिंग कितने तरीके की होती है ये डिस्कस करेंगे। डिफरेंट फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, एमएलए फॉर्मेट है, एपीए फॉर्मेट है, शिकागो फॉर्मेट है, इन सभी को डिस्कस करेंगे। पी वैल्यू जहां से अधिकतर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड साथ के साथ प्लेजरिज्म। तो ये सारे टॉपिक्स आज इस एक वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं पूरी तरीके से। हम रिसर्च एप्टीट्यूड के जो मोस्ट आस्क टॉपिक है ना वो हम यहाँ पर इस एक वीडियो के अंदर खत्म करने वाले हैं। तो आपको बने रहना है मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, ताकि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने रिसर्च एप्टीट्यूड इस एक वीडियो में कंप्लीट कर ले। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, प्रीवियस वीडियो में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड वन शॉट पे कवर करवाया है, तो मेक श्योर कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड भी जरूर चेकआउट करें। तो चलिए फटाफट से हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिसर्च है क्या, किसे हम रिसर्च कहते हैं। तो एज द वेरी नेम सजेस्ट, रिसर्च यानी कि हमारे पास कुछ चीजें, कुछ हमारे पास सैम्पलिंग वगैरह, कुछ हमारे पास ऑलरेडी थ्योरीज होती हैं और हम दोबारा से इन्हीं चीजों के ऊपर सर्च करते हैं ताकि हम एक नई थ्योरी जनरेट कर सके या फिर हम एक नए आइडिया को जनरेट कर सके, जिसे हम रिसर्च कहते हैं, दोबारा से सर्च करना। तो रिसर्च का मीनिंग यानी कि हम न्यू इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, साथ के साथ न्यू आइडियाज को हम जब ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स से, उन्हें हम रिसर्च कहते हैं। दैट्स वाई हम रिसर्च के अंदर हम अलग अलग सैम्पलिंग्स का यूज करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नए आइडिया को ढूंढने के लिए जो ऑलरेडी चीजें होती हैं मौजूद, वहीं से ही एक नया आइडिया निकलता है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब जरा समझते हैं कि रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो रिसर्च कैसी होनी चाहिए, रिसर्च के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। अब देखो, जब आप एक नए आइडिया को इनोवेट कर रहे हो, नए आइडिया निकाल रहे हो, तो आपका आइडिया ऐसा हवा में ही नहीं होना चाहिए, आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, साथ के साथ उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए उसकी रियल लाइफ सिचुएशन में, रियल लाइफ प्रॉब्लम में हम उसको अप्लाई कर सकें, ऐसा होना चाहिए। वेल डिफाइन होना चाहिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन यानी रिसर्च के प्रोसेस को मेक श्योर कि आपने फॉलो किया होना चाहिए। इसके साथ ही हम यहाँ पर ये पूरा ओवरऑल क्या होता है, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लैंग्वेज आ जाती है, टाइटलिंग आ जाती है, ये हमारे रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके रिसर्च में जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करें ना, एक एक पॉइंटर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा चुके हैं। अब जरा हम कैरेक्टरिस्टिक्स की इन डिटेल में बात कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। सबसे पहले रिसर्च कैसी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए, योजना अनुसार होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ही नहीं होना कि आपको नए आइडिया को जब ढूंढना है तो ऐसा नहीं कि पहले आप सैम्पलिंग करने लग जाओगे, उसके बाद आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे कि प्रॉब्लम क्या है। एक प्रॉपर स्टेप होते हैं रिसर्च के, उन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करके रिसर्च करनी होती है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुझे रिसर्च करनी है। देन रिव्यू करोगे कि हमारे पास कौन कौन से मटेरियल्स है, देन डाटा कलेक्ट करोगे, हाइपोथेसिस जनरेट करोगे। तो ये एक प्रॉपर स्टेप होता है, उसको ही फॉलो करना होता है, जिसे हम सिस्टमैटिक रिसर्च कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कुकिंग करनी है तो आप रेसिपी को सबसे पहले क्या करोगे, आप पहले ही मैदा खरीद के नहीं लेकर आ जाओगे, आप पहले रेसिपी ढूंढोगे कि आखिर अगर मुझे मोमो बनाने हैं तो उसके लिए मुझे क्या खरीदना पड़ेगा। पहले रेसिपी ढूंढोगे, रेसिपी चेक करोगे क्या क्या कितना कितना आइटम लगेगा, उसके बाद आप परचेज करने जाओगे, देन उसके बाद आप बनाओगे उस मटेरियल को। पहले ही आप जाकर कुछ खरीद नहीं लेकर आ जाओगे। तो यानी
एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में रिसर्च होती है। इसके अलावा रिसर्च में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो फैक्ट बेस होना चाहिए, नॉट पर्सनल ओपिनियन कि अरे यार मुझे तो लगता है मोमोज खाने से सभी के पेट में दर्द होता है या मोमोज खाने से कैंसर होता है। अगर मैं प्रॉपर रिसर्च कर रही हूँ, मुझे एक फैक्ट दिखाना है कि इंडिया के अंदर इतने पॉपुलेशन वाले जो लोग हैं उनको मोमोज खाने की वजह से इन चीज़ से सफ़र करना पड़ रहा है, तो यानी कि जो भी आप रिसर्च करोगे, जो भी नए आइडिया आप जनरेट कर रहे हो, मेक श्योर कि वो आपके पर्सनल ओपिनियन से नहीं होने चाहिए। आपको मोमोज खाने से आपके पेट दर्द होता है तो इट डजंट मीन कि सबके पेट दर्द होता है। ओके, तो यानी कि एक फैक्ट बेस होना चाहिए वहाँ पर, और अपने पर्सनल ओपिनियंस आपको वहाँ पर इंक्लूड नहीं करते होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉजिक की बात करते हैं। तो रिसर्च एक क्लियर लॉजिक रिसर्च के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, थिंकिंग इंक्लूड होनी चाहिए। आप कोई एक पजल है तो अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो जो भी चीज़ें आप नई आइडिया जो इनोवेट करोगे वो मस्ट बी क्लियर होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी रिसर्च एम्पेरिकल होनी चाहिए। एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, यानी कि रियल वर्ल्ड से ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स करके ही आप नए आइडिया को जनरेट करोगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम ये सर्च कर रहे हैं कि मोमोज खाने से क्या 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 डिजीज़ होते हैं और उसके लिए मोमोज खाते हैं ह्यूमन और हम रिसर्च कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर, तो यानी कि एम्पेरिकल होने चाहिए कि जो एक्चुअल में आप चीज़ें बोल रहे हो प्रूव करने के लिए आप एक्चुअल में फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन वहाँ पर सर्च कर रहे हो। रेप्लिकेबल होनी चाहिए, यानी कि जो आप रिसर्च करोगे, नए आइडिया जो जनरेट करोगे, वो मेक श्योर कि अदर कोई और भी अगर उसके ऊपर ढूंढने लगेगा या कोई और रिसर्च करेगा तो उसके लिए भी वो आइडिया करेक्ट होना चाहिए। सिर्फ आपके लिए ही वो ओपिनियन करेक्ट नहीं होगा, आपका ही आइडिया जो आप नई थ्योरी जनरेट करोगे सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सभी को वो सिमिलर रिजल्ट दे, जिसे हम रेप्लिकेबल बोलते हैं। रिसर्च क्रिटिकल होनी चाहिए। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कुछ क्वेश्चनिंग्स होनी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए केयरफुली, जिससे कि हम देख सके कि क्या रिसर्च प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रीवियसली आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं वैलिडिटी की। अब देखो रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन बात ये आ जाती है कि अगर हमने प्रॉपर रिसर्च के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं, प्रोसेस भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो एक वैलिड रिसर्च मानी जाएगी या इनवैलिड मानी जाएगी, ये कैसे पता करेंगे। तो वैलिडिटी का मतलब होता है कि जब हम ट्रू की बात कर रहे हैं कि रिसर्च कितनी ट्रुथ है, कितनी एक्यूरेट है, कितने ट्रस्टवर्दी तरीके से रिसर्च को किया गया है, उसे हम वैलिडिटी कहते हैं। अब कई तरीके की वैलिडिटी हो जाती है, जैसे कि सबसे पहला आ जाता है कंटेंट वैलिडिटी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हो और रिसर्च पे किया जा रहा है कि कितने % स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्रामर बोल पाते हैं एक क्लास के अंदर। अब रिसर्च आपने की लेकिन वहाँ पर आपने जो रिसर्च जिस आप कर रहे हो इंग्लिश ग्रामर पर रिसर्च और आपने क्वेश्चन वहाँ पर पूछ लिए इंग्लिश लिटरेचर से, ये क्वेश्चंस आप वहाँ पर पूछ रहे हो हिस्ट्री से, तो यानी कि आप जो रिसर्च कर रहे हो जिस टॉपिक के ऊपर, आपका कंटेंट ही वैलिड नहीं है, कंटेंट ही गलत है। तो ये क्या है, जब कंटेंट वैलिड होगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन कंटेंट वैलिड है या नहीं है ये कंटेंट वैलिडिटी से हमें पता चलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये हमें बताता है कि जो हम टूल्स यूज कर रहे हैं एक्चुअली इन कंसेप्ट को मेजर करने के लिए, रिसर्च को मेजर करने के लिए क्या वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें मोटिवेशन को मेजर करना है, हमें ये मेजर करना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मोटिवेट रहते हैं, ओके, और यहाँ पर क्या है, योर क्वेश्चन शुड रिफ्लेक्ट मोटिवेशन। आपके क्वेश्चंस जो है वो मोटिवेशन से रिगार्डिंग होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप घंटे कितने दिन में कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो, लेकिन मैं तो रिसर्च कर रही हूँ कि कितने स्टूडेंट्स डीमोटिवेट रहते हैं या मोटिवेट रहते हैं, और मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कितने घंटे आप पढ़ाई करते हो या फिर आप खाने में क्या क्या चीज़ें खाते हो। अच्छा, खाने में आप मोमोज खाते हो, तभी यही एक रीज़न है आपका जिसकी वजह से आपका डीमोटिवेट आप होते हो। ओके, तो यानी कि मैं जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रही हूँ, मेरा जो कंस्ट्रक्ट है वही गलत है यहाँ पर। अब आप सोचोगे मैम लगता है कि आपको मोमोज फेवरेट है, हर टॉपिक में मोमोज अब मोमोज का आइडिया नहीं दूंगी। ओके, नेक्स्ट आ जाती है, नेक्स्ट आता है हमारा क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी ये हमें ये बताता है कि डू द रिजल्ट मैच विथ समथिंग ऑलरेडी प्रूवन। ऑलरेडी किसी ने कोई चीज़, कोई फैक्ट, आइडिया,
कोई प्रूव कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने ऑलरेडी बता रखा है, हमें हमें ऑलरेडी पता है कि अर्थ के ऊपर क्या होती है, अर्थ के यूवी रेड्स कहाँ से आती हैं, सनलाइट से आती हैं, और सनलाइट से जो यूवी रेज आ रही है इसकी वजह से ओजोन लेयर वो धीरे धीरे करके डिप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है ओजोन लेयर। ये ऑलरेडी किसी ने प्रूव कर रखा है और हम सेम चीज़ दोबारा प्रूव कर रहे हैं कि एक ओजोन लेयर होती है और ओजोन लेयर वो ख़त्म हो रही है बिकॉज ऑफ यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से। तो यानी कि जो चीज़ें आप रिसर्च कर रहे हो वो ऑलरेडी प्रूव तो नहीं कर रखी आप किसी और ने, और अगर ऑलरेडी किसी ने प्रूव कर रखी है तो आप जो रिसर्च कर रहे हो क्या वो सेम आइडिया सेम थ्योरी वो जनरेट कर रही है या नहीं कर रही। अगर सेम थ्योरी जनरेट करिए तो उससे कोई 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 मतलब ही नहीं है रिसर्च करने का। लेकिन ऑलरेडी किसी ने प्रूव कर रखी है, उसका आइडिया उसका रिजल्ट गलत, उसका रिजल्ट कुछ और था, आपका रिजल्ट कुछ और था, तो वो करेक्ट मानी जाएगी। तो ये आ जाता है हमारा। नेक्स्ट आ जाता है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, फेस वैलिडिटी जो कि काफ़ी बेसिक लेवल माना जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि डज इट लुक लाइक मेजरिंग व्हाट इट्स सपोज टू। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ मैथ्स टेस्ट शुड लुक लाइक अ मैथ टेस्ट। जैसे मैं मैथ्स का टेस्ट ले रही हूँ तो मैथ टेस्ट की तरह ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर मैं रीडिंग करवा रही हूँ कि क्वेश्चन रीड करो, मैथ में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, ये आपको रीड करके बताना है। तो ये ऐसा होना चाहिए। फेस वैलिडिटी ये हमारी कहलाती है। अब ये तो हमारी काफ़ी बेसिक वैलिडिटी है जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वैलिडिटी इंटरनल वैलिडिटी है, जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीवियसली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या होता है, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं क्या इंटरनली वो वैलिड है या नहीं वैलिड है, जिसे हम इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि हम ये यहाँ पर सर्च कर रहे हैं कि हम ये सर्च कर रहे हैं डिड द चेंज हैपन बिकॉज ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये सर्च कर रहे हैं कि कितना टाइम जो है मैं एक्स्ट्रा पढ़ रही हूँ जिसकी वजह से मैं अच्छे मार्क्स लेकर आ रही हूँ। फॉर एग्जांपल पहले में क्या है, पहले मैं 5 घंटे पढ़ा करती थी जिसकी वजह से मेरे लगभग मेरे आ रहे थे 75 मार्क्स, लेकिन अभी मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, अभी मेरे आ रहे हैं 115 मार्क्स आ रहे हैं। अभी 115 मार्क्स आ रहे हैं। अब मैं ये रिसर्च कर रही हूँ कि एक्चुअल में जो मेरे 115 मार्क्स आ रहे हैं उसका रीज़न क्या है आने का। तो क्या सच में मैं एक्स्ट्रा घंटे पढ़ाई कर रही हूँ या फिर मैंने यहाँ पर बायसनेस दिखाई और मैं यहाँ पर उन्हीं बच्चों का टेस्ट ले रही हूँ जो कि ऑलरेडी इंटेलिजेंट है ना। तो यानी कि इंटरनल वैलिडिटी यानी इंटरनली जो भी हम सैम्पलिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, जो भी डाटा का यूज़ कर रहे हैं, वो कितना वैलिड है कितना अनवैलिड है, उसे हम इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ थ्रेड आ जाते हैं, कुछ मतलब कि कुछ थ्रेड का मतलब क्या होता है, कुछ क्या कहते हैं बेसिकली से, हाँ मतलब कि डर है, ठीक है। थ्रेड का मतलब डर आ जाते हैं कि इंटरनल वैलिडिटी में ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इंटरनल वैलिडिटी में बायसनेस हो सकती है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंटेलिजेंट बच्चे को रखा है, इंटेलिजेंट बच्चे का टेस्ट ले रही हूँ और फिर मैं ये प्रूव कर रही हूँ कि एक्स्ट्रा पढ़ने से देखो बच्चा ज़्यादा मार्क्स लेकर आ रहा है। पहले मैंने पुअर बच्चे का टेस्ट लिया था जिसके 75 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अब मैंने बायसनेस दिखाई, अब मैंने खुद ही इंटेलिजेंट बच्चे को पुट कर दिया, तो ऑफकोर्स उसके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो इंटरनली जो मैं सैंपल का यूज कर रही हूँ वही गलत है, वही इनवैलिड है। तो इंटरनल वैलिडिटी में बायसनेस हो सकती है, पुअर रिसर्च डिजाइन हो सकते हैं, कन्फाउंड वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसकी वजह से डाटा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो ये चीजें आ जाती है। अब इंटरनली डाटा गलत है तो इंटरनल वैलिडिटी आ जाती है हमारी। एक्सटर्नल वैलिडिटी भी होती है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। बाहरी वैधता जिसे हम कहते हैं, अब बाहर से जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना वैलिड है कितना अनवैलिड है उससे हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल वैलिडिटी, योर रिजल्ट शुड बी अप्लाइड टू अदर पीपल एंड प्लेस एंड टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यूज़ किया कि एक बच्चा जो कि अब यहाँ पर वो 6 घंटे पढ़ाई कर रहा है और 6 घंटे पढ़ाई करने से उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। अब मैं एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब मैं इससे यहाँ पर मैं ये प्रूव कर रही हूँ कि अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लगाकर पढ़ोगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आपके आएंगे। मैंने
मैंने ये आइडिया अपना प्रूफ कर दिया। अब ये जो आइडिया प्रूफ किया है, क्या इसको सेम आइडिया को अदर स्टूडेंट्स के साथ अप्लाई किया जा सकता है? ऐसे स्टूडेंट्स जो कि पहले 3 घंटे पढ़ा करते थे, उनके 115 मार्क्स आ रहे थे, अब अगर उन्हें 6 घंटे पढ़ा रहे हैं, क्या उनके 200 मार्क्स आ जा रहे हैं? एक्स्ट्रा टाइम देने से एक्स्ट्रा मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर वो 6 घंटे पढ़ने पर भी उनके स्टिल 115 मार्क्स ही आ रहे हैं, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी में कुछ तो गड़बड़ी की है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल वैलिडिटी अपने आप गड़बड़ी लेकर आ रही है। तो ये दोनों जो है, इनमें ये कुछ इस तरीके का कनेक्शन होता है। इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या होता है, हम स्मॉल और अनयूजुअल सैम्पलिंग का जब हम यूज़ कर लेते हैं तो हो जाता है आर्टिफिशियल सेटिंग यहाँ पर रख दी जाती है, तो जिसकी वजह से एक्सटर्नली वैलिडिटी जो होती है वो हमारी ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रिसर्च के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं। सबसे पहले नए आइडियाज़ को ढूंढने के लिए, नए फैक्ट्स को ढूंढने के लिए, और कई बार ये भी रिसर्च की जाती है कि जो पुराने पहले टाइम पर जो रिसर्च की गई थी, क्या वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट, क्योंकि आप सभी को पता है चेंजेस होते रहते हैं। तो चेंजेस होने के साथ साथ जो फैक्ट्स हैं, क्या उनमें भी चेंजेस आए, तो उनमें भी रिसर्च की जाती है। टू एनालाइज रिलेशनशिप, दो चीज के रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था कि ज़्यादा घंटे पढ़ाई करने से क्या हमारी जो क्या मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो स्टडी आवर्स है और जो मार्क्स हैं, उनको आपस में रिलेशनशिप को चेक करने के लिए यहाँ पर रिसर्च की जा रही है। तो यानी कि किसी भी दो चीज़ों के रिलेशनशिप को चेक करने के लिए रिसर्च की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है किसी भी प्रॉब्लम का, जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि कैंसर डिजीज़ हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर हो रहे हैं या हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, आखिर इसका रीज़न क्या है? क्या हमारी डाइट गलत है, क्या हम प्रॉपरली स्लीप नहीं कर रहे, क्या सोशल मीडिया इसका रीज़न है? तो जब हम इनको दूसरों के साथ कनेक्ट करके हम रिसर्च कर रहे हैं, सो दैट इज समथिंग जो हम रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। देन आ जाती है हमारी टू डेवलप न्यू थ्योरीज, न्यू आइडियाज़, न्यू लॉज को डेवलप करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। आप सभी को पता है जैसे कि हमारे न्यूटन आ जाते हैं, तो न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे, जो कि उनके ऊपर सिंपल एक एप्पल गिरा था, एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा और तभी उन्होंने ये सोचा कि एप्पल मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, वो उड़ भी तो सकता था, उल्टा वापस भी तो जा सकता था, और गिरा ही क्यों नीचे। तो तभी न्यूटन ने यहाँ पर क्या है थ्योरी दी थी, ग्रेविटेशन का आइडिया इन्होंने दिया था। तो ऐसे ही क्या होती है, जब रिसर्च करते हैं तो न्यू आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए, न्यू थ्योरीज को देने के लिए रिसर्च की जाती है। टू इम्प्रूव प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए, टू प्रिडिक्ट फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। ओके तो इन चीज़ों के लिए क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के, आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब रिसर्च में ही हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्योंकि प्रीवियसली इनसे क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं। जैसे हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, ये दो आइडिया हैं बेसिकली। पॉजिटिविज्म आया था हमारा 19th सेंचुरी में, जो कि फिलोसोफर अगस्ते कॉमेट ने इस आइडिया को दिया था। ये आइडिया सिंपली इस आइडिया का यूज़ किया गया था नेचुरल साइंस में, सोशल स्टडी फिनोमिना में, सोशल फिनोमिना में इसका ऐसी एक तरीके की रिसर्च थी जहाँ पर यूज़ किया गया था। पॉजिटिविज्म का सिंपल मतलब क्या होता है, ये थ्योरी सिंपली ये कहती है कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो भी हम आइडिया को जनरेट कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो आइडियाज़ हैं ये हमें मिलते हैं अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से। तो ये रिसर्च कहती है यानी कि हम जो रियल लाइफ में जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं रियल लाइफ में, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं रियल लाइफ में, वहीं से ही हमारी क्या होती है, नए आइडियाज़ यहाँ से निकलते हैं। ओके और इसे हम पॉजिटिविज्म कहते हैं। सिंपल बोले तो ये किस चीज़ को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है एम्पिरिसिज्म आइडिया को, यानी कि जितनी भी वैलिड नॉलेज है हमारी, इंडियन लॉजिक्स में हम पढ़ते हैं ना वैलिड और इनवैलिड नॉलेज, तो जितनी भी वैलिड नॉलेज है ये सारी की सारी सेंसरी एक्सपीरियंसेस से नॉलेज मिल रही है। सेंसेस कौन कौन सी होती है, आइज, नोज, ईयर, टच, टंग, है ना,
तो ये हमारी क्या आ जाती है, 5 सेंसेस, जिससे हमें नॉलेज मिलती है। और वैलिड नॉलेज वही होगी जो इन सेंसेस से हमने एक्सपीरियंस की है। तो पॉजिटिविज्म सिंपल फॉलो करता है कि जो भी हम सामने देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने सेंसेस से, तो जो नॉलेज हमें वहाँ से मिल रही है वही हम वैलिड नॉलेज कंसिडर की जाएगी और रिसर्च में उन्हीं का ही यूज़ किया जा सकता है। ओके, देन उसके बाद ये बात करता है रियलिटी की, ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है। ये फॉलो करता है क्वांटिटेटिव मेथड्स को, क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव डाटा को यहाँ पर फॉलो करता है। डिडक्टिव रीजनिंग की यहाँ पर बात करता है, यूनिवर्सल लॉ की बात करता है। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट, प्रीवियसली पूछा जा सकता है, जा चुका है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, दो तरीके के हमारी डाटा होते हैं तो उनमें आ जाता है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि क्वालिटी आपने सुना होगा ना कि कितना अच्छा है, कितना बुरा है, गुड और बैड, दैट इज क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या है, कितनी मात्रा में है। तो मात्रा, जब हम जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कितना है, तो उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। ओके, एंड क्वालिटी यानी क्वालिटी हम बात कर रहे हैं, कोई किसी ने कोई आइडिया दे दिया तो वो बोल रहे हैं हम। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग यानी कि ऑलरेडी किसी ने कोई एक थ्योरी जनरेट कर रखी है, किसी ने ऑलरेडी थ्योरी दे रखी है और इसी थ्योरी का यूज़ कर रहे हैं हम ताकि हम नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकें, जिसे हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ओके, डिडक्टिव रीजनिंग ये आ जाती है हमारी। तो ये दो चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा पॉजिटिविज्म, आपको समझ में आ गया। पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं। पोस्ट पॉजिटिविज्म ये अगेंस्ट में आया था पॉजिटिविज्म के, 20th सेंचुरी में आया था। यहाँ पर जो भी आइडियाज़ पॉजिटिविज्म ने दिए थे उन सभी आइडियाज़ को रिजेक्ट करता है और ये अपने खुद के नए आइडियाज़ बनाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम सेंसेस से एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही वैलिड नॉलेज मानी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने नए आइडियाज़ दिए थे। क्या आइडियाज़ दिए थे ज़रा ये समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दो तरीके की रीजनिंग होती है, प्रीवियसली इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, और रिसर्च भी हम इसे कहते हैं। डिडक्टिव में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पर यूजुअली विद अ थ्योरी ड्रिवन हाइपोथेसिस विच गाइडेड कलेक्टेड एनालिसिस। सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ऑलरेडी एक थ्योरी है और उसी थ्योरी का यूज़ करके हम एक नए आइडिया को जनरेट करें जिसे हम डिडक्टिव कहते हैं। ओके, इंडक्टिव में क्या होता है, हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है, हम छोटे छोटे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद इन सभी को इकट्ठा करके हम न्यू आइडिया को ढूंढ रहे हैं जिसे हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इंडक्टिव रीजनिंग का कौन यूज़ करता है, इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ किया जाता है पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर, और डिडक्टिव का यूज़ किया जाता है पॉजिटिविज्म के अंदर। ठीक है, पॉजिटिविज्म के अंदर डिडक्टिव का यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो यानी कि पॉजिटिविज्म डिडक्टिव रीजनिंग की बात करेगा, क्वांटिटेटिव ऐसे मात्रा जो नापी जा सकी है, मात्रा की बात यहाँ पर होती है। लेकिन दूसरी साइड पोस्ट पॉजिटिविज्म में इंडक्टिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, ये साइंटिफिक अप्रोच होती है, ये प्रोबेबिलिटी होती है, यानी लगभग पर डिपेंड करती है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी होती है, यहाँ पर सब्जेक्टिविटी होती है, सर्टनिटी होती है, ह्यूमैनिस्टिक होती है, एब्सोल्युटली रियलिटी के ऊपर होता है ये, और ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है, ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के ऊपर होता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के ऊपर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। स्ट्रक्चर्ड होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, अनकंट्रोलेबल होता है, एंड इसके साथ ही ये क्या हो जाता है, हमारा डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। अब जरा यहाँ पर हमारी ये सारी चीज़ें पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब ज़रा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। रिसर्च का प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली इनसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, क्रोनोलॉजी वे में बार बार आपके रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो रिसर्च में हमें सिंपली ये प्रोसेस है जो कि फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सर्च करना है, मोमोज
का एग्जाम्पल ले लेते हैं इस बार चलो मोमोज का हटा देते हैं, इस बार हम लेते हैं यहाँ पर कोक का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ढूंढना है, ये फाइंड आउट करना है कि आखिर कितने ऐसे पर्सन हैं जो कि कोक का यूज़ करते हैं और कोक मतलब ड्रिंक का यूज़ करते हैं, और ड्रिंक करने से उनके जो लंग्स हैं या फिर उनको कई सारे डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है, या कितना ज़्यादा ये हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए क्या कितना परसेंट ये हमारे लिए हार्मफुल है। मैंने ये रिसर्च करना है, मुझे ये रिसर्च करना है, ये मेरा टॉपिक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मैंने सबसे पहले एक टॉपिक ढूंढा कि किसके ऊपर मुझे रिसर्च करनी है। कोक के ऊपर रिसर्च करनी है, कितना हार्मफुल है ये, तो मेरा टॉपिक मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं रिव्यू करूँगी लिटरेचर पर कि ऑलरेडी कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कोक बनती कैसे है, कोक में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं, मैं इन सभी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ करूँगी। मैं ये भी यूज़ करूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर अमिताभ बच्चन उन्होंने इंटरव्यू में बोला था खासकर कि मैंने ड्रिंक पूरी तरीके से छोड़ दी क्योंकि उनके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक था। एक और फेमस इंसिडेंट आपने देखा होगा, रोलैंडो कैसे कोक को साइड करके ड्रिंक की बॉटल लेते हैं और वो ऐसे करते हैं, तो वो भी फेमस इंसिडेंट है। तो मैं उन सारी चीज़ों को रिव्यू करूँगी। नेक्स्ट आ जाता है मैं फॉर्मुलेट करूँगी, मैं रिसर्च के क्वेश्चंस पुट करूँगी। अब मैं ये ढूंढूंगी कि आखिर कोक जो है कितनी हार्मफुल है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये हो जाएगा कि कोक कितनी हार्मफुल है, कोक पीने से कौन कौन से डिजीजेज होते हैं, अगर मैं रेगुलरली कोक पीती हूँ तो इससे क्या हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पहुँचता है, कोक पर स्ट्रेस पर एंजाइटी पर भी क्या कोई इम्पैक्ट पहुँचता है, नहीं पहुँचता। तो मैंने 4-5 क्वेश्चंस यहाँ पर जनरेट कर लिए जिसे हम हाइपोथेसिस या फिर रिसर्च क्वेश्चनिंग हम यहाँ पर कहते हैं। देन उसके बाद हम रिसर्च को डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन का मतलब क्या है, हम ये सोचेंगे कि आखिर मैंने इतना तो कर लिया, अब मुझे यहाँ पर मैं जो डाटा कलेक्ट करूँगी वो कौन सा डाटा होगा। यहाँ पर मैं डाटा कलेक्ट करूँगी, कौन सा डाटा यूज़ करूँ, यानी कि मैं कौन से टूल्स यहाँ पर यूज़ करूँ, क्या मैं लोगों से जाकर बात करूँ या फिर मैं इंटरव्यू देखूँ, क्या करूँ, कौन सी सैम्पलिंग यूज़ करनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, कौन सी सैम्पलिंग, दैट इज़ रिसर्च मेथोलॉजी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, जब इतना सब कुछ कर लिया उसके बाद मैं फाइनली जो मैंने डिसाइड किया होगा कि कौन सी सैम्पलिंग यूज़ करनी है, उसके थ्रू मैं डाटा को कलेक्ट करूँगी, डाटा को एनालाइज करूँगी, रिजल्ट निकालूंगी एंड देन उसके बाद मैं एक रिपोर्ट रेडी करूँगी एंड देन हमारा एट द एंड क्या है, रिपोर्ट के अंदर मैं अपना कंक्लूजन ड्रॉन करूँगी कि कोक पीने से क्या होता है, क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट है। तो ये क्या होते हैं हमारे रिसर्च के प्रोसेस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा से देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रिव्यू द लिटरेचर, हाइपोथेसिस जनरेट करना, डिज़ाइन करना, रिसर्च मेथोलॉजी को कलेक्ट करना, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रेट, रिपोर्ट फाइंडिंग एंड देन उसके बाद कंक्लूजन। समटाइम्स क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन अक्सर आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन समटाइम्स पूरा प्रॉपर क्रोनोलॉजी नहीं होगी, बीच बीच में स्किप कर दिया जाता है। ओके तो वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको पता कैसे चलेगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आप बुक परचेज कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको एक बुक शो करती हूँ जो कि यू कैन परचेज। तो देखो, जब मैंने अपनी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी करी थी तो उस टाइम पर मैंने कुछ बुक्स परचेज़ की थी और उनमें से ये है बुक, ओसवाल की बुक। ओसवाल की बुक बहुत सारी आपको अलग अलग मिल जाती हैं, जैसे कि आप 15 साल के क्वेश्चन, 16 ईयर्स के, 19 ईयर्स के, 20 ईयर्स के, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। ये बुक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल थी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर इस बुक के अंदर बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है विद डायग्राम्स, विद चार्ट, सारी चीज़ों का सल्यूशन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे इस बुक के अंदर। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये बुक परचेज कर सकते हो। ओसवाल की बुक बहुत बेनिफिशियल है। यहाँ पर जो मैंने बुक ली थी ये हमारी आ जाती है 19 ईयर्स के सॉल्व PYQ, 19 ईयर्स के सॉल्व PYQ वाली बुक है। ओके, और क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं सारे
सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें ये बता देते हैं कि आखिर आगे अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पेपर 1 में तो जैसे मैंने जितना एनालाइज किया है, सारे आपको रिपीटेड क्वेश्चंस ही देखने के लिए मिलेंगे। तो यू कैन परचेज दिस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से आप बुक परचेज कर सकते हो। ओके, तो ये आ जाती है हमारी चीज़ें। नेक्स्ट अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं और हमारा आगे टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। सारे रिसर्च प्रोसेस हमारा हो गया। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की। रिसर्च कितने तरीके की होती है। सबसे पहले आ जाती है हमारी प्योर और बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च, अलग अलग नामों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो बेसिक रिसर्च जो कि हम क्या करते हैं, हम अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए हम जिस भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, सो दैट इज बेसिक रिसर्च हमारी कहलाती है। वो किसी भी तरीके से एक नए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कोक का, तो कोक क्या है, एक बेसिक रिसर्च है। हर किसी को ऑलरेडी पता है कि कोक हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन मैं और ज़्यादा नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए कि और क्या क्या हेल्थ में क्या नुकसानदायक है, मैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर रिसर्च कर रही हूँ, जिसे हम प्योर रिसर्च के अंदर इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आ जाती है अप्लाइड रिसर्च। जब भी हम रियल लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए जब हम रिसर्च करते हैं, जिसे हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि कैंसर एक बीमारी है जिसका सोल्यूशन हर कोई चाहता है इसका सोल्यूशन मिले। तो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए या फिर हम हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए जब हम इसके ऊपर रिसर्च करें, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट आ जाती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। जब क्वांटिटेटिव की बात की तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मात्रा की। मात्रा यानी कि हम ऐसी रिसर्च का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर न्यूमेरिकल डाटा को हम कलेक्ट करके रिसर्च करेंगे। हम सर्वे कर रहे हैं, 500 या 100 लोगों का सर्वे करें कि वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, कितने घंटे वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो दैट इज समथिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है, हम जब लोगों के ओपिनियंस को, उनकी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू हो जाता है तो उसे हम क्वालिटेटिव के अंदर इंक्लूड करेंगे। या फिर किसी ने कोई आर्टिकल आया, कोई न्यूज़ में किसी ने कुछ लिखा है, तो वो सारा का सारा हमारा क्वालिटेटिव के अंदर आएगा। ठीक है, क्वालिटी वाला यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जब चीज़ों को हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कोई एक टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए रिसर्च की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्क्राइब द स्टडी हैबिट्स ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स, तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आ जाती है। एनालिटिकल रिसर्च, हम डाटा को एनालाइज करने के लिए जो भी हम नई चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं, हम उनको एनालाइज करने के लिए हम जब यूज़ कर रहे हैं तो एनालिटिकल रिसर्च कहलाती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जो कि अक्सर कहाँ पर, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और बेसिकली इसका मकसद क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि नए आइडियाज़ को इनोवेट करने के लिए या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो कि अक्सर टेस्ट की जाती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, जब हम एक ही टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, ओके, जो कि काफ़ी वेल अंडरस्टूड नहीं होता, अच्छे से समझने के लिए हम उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो जिसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम एआई को सर्च कर रहे हैं कि क्या आगे आने वाले टाइम पर एआई इतना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है लेकिन इतनी इनफ नॉलेज नहीं है, तो जिसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक क्लियर किए हैं वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी हमने सो फार विदिन 30 मिनट्स हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। अभी फटाफट से आगे के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर अगर आपका है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। पेपर 1 के नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही पेपर 2 अगर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, फाइल्स में चले जाना, सारे नोट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आप मेरे चैनल के आप मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप मेंबरशिप ज्वाइन करोगे। मेंबरशिप से आप जितनी भी एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं बहुत ही कम कॉस्ट में आपको ये सारी ब्रिटिश लिटरेचर, कंप्लीट ब्रिटिश लिटरेचर का कोर्स या फिर
इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स आप यहाँ पर परचेज कर सकते हो। सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना, सेक्शन में आपको कोर्स का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, बात करते हैं कितने तरीके के चर होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है, जितना भी डाटा है, हम डाटा को इन वेरिएबल्स के अंदर पुट करते हैं एंड देन उसके बाद हम इनको एनालाइज करते हैं, जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये हमारे कई तरीके के हो जाते हैं, जैसे कंट्रोल वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं, हमारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है बेसिकली, हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है और जिसको चेंज किया जा सकता है बाय द रिसर्चर टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन अ स्टडी ऑन हाउ स्लीप अफेक्ट्स मेमोरी, हम एक स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो नींद है वो याददाश्त को, मेमोरी को कैसे इफेक्ट करती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर किसी पर्सन का हम यहाँ पर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो पर्सन जो सो रहा है उसको 5 घंटे की नींद देंगे तो ऑफ कोर्स उसकी मेमोरी थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी पर्सन को हम यहाँ पर 12 घंटे की नींद दे रहे, 12 घंटे बेटा तुम सो 12 घंटे तक, तो जब 12 घंटे की नींद दे रहे तो ऑफ कोर्स उसकी मेमोरी अच्छी होगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कि अगर हम इनको इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो भी इंक्रीज होता है, डिक्रीज करेंगे तो रिजल्ट भी डिक्रीज होगा। मतलब कि इनमें अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर अगर हम चेंजेस कर देते हैं तो इससे हमारे डाटा के अंदर भी चेंजेस नजर आएंगे हमें। दूसरा आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड और टेस्टेड इन एन एक्सपेरिमेंट और ये इट इज अफेक्टेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, हाँ, तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पूरी तरीके से मतलब डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, याद रखो कि ये इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैं टेस्ट कर रही हूँ कितना सोओगे तो कितनी अच्छी मेमोरी रहती है, और दूसरी तरफ इन द सेम टाइम हम स्लीप को और जब हम मेमोरी को हम टेस्ट करें तो मेमोरी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एक बार इसको अच्छे से मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, एक तरफ क्या आ जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरी तरफ डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा यहाँ पर क्या है, स्लीप हमारा, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ, तो हमारा यहाँ पर स्लीप क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और दूसरी तरफ हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। और यहाँ पर क्या आ जाता है, मेमोरी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा सिंपल सा ये है कि हम आखिर कितने घंटे सो रहे हैं। हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि आखिर स्लीप और मेमोरी में क्या रिलेशन है। स्लीप मेमोरी के रिलेशन को हम टेस्ट कर रहे हैं। तो स्लीप यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मेमोरी यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होती है, सॉरी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हम चेंजेस नहीं करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल खुद ब खुद चेंज होगा। किसके चेंज होने की वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। तो ये रिलेशन रहता है दोनों में, इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजन से क्वेश्चंस बनते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी कई चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, और अगर इसको हम डिक्रीज करेंगे तो दोबारा से इसमें चेंजेस आते हैं। तो ये हमारा इनका रिलेशन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेडिटेयर वेरिएबल। ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो कि हमारे क्या है, वेरिएबल्स दैट एक्सप्लेन द प्रोसेस
थ्रू विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों आखिर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको डिस्कस करेंगे या इस प्रोसेस को चेक करते हैं जब तो हमारे मेडिटेटर वेरिएबल यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोल्ड वेरिएबल। ऐसे कंट्रोल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स दैट कीप कांस्टेंट टू इंश्योर दैट इफेक्ट, यानी कि ऐसे वेरिएबल हम जब इन दोनों के रिलेशन को चेक कर रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी सो दैट कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कोई और इम्पैक्ट ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल स्लीप और मेमोरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो जिस भी पर्सन को हम यहाँ पर चेक कर रहे होंगे तो मेक श्योर कि वो पर्सन अच्छा फूड भी खाए। ज़रूरी नहीं है कि वो सो रहा है लेकिन भूखे पेट सो रहा है तो ऑफकोर्स उसकी मेमोरी अच्छी नहीं रहेगी। प्रॉपर फूड ले, प्रॉपर डाइट ले, योगा करे, एक्सरसाइज करे और वो कॉन्स्टेंटली उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करे। तो यानी कंट्रोल वेरिएबल, ये वाला हमारा जो पार्ट है ये हमारा कंट्रोल वेरिएबल हमारा कहलाता है। ओके, ये हमारा कंट्रोल वेरिएबल होता है, जो कि हम देखेंगे कि ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ड्यू टू ओनली टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एज हो सकती है, डाइट हो सकती है, स्टडी इन्वायरमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल जो कि अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट में अफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि मेमोरी था हमारा, ज़रूरी नहीं कि इस मेमोरी को सिर्फ और सिर्फ ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही इफ़ेक्ट करे। कुछ ऐसे बाहरी फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि इस डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से बाहरी फैक्टर हो सकते हैं, वो हमारे जैसे कि स्ट्रेस लेवल हो सकता है कि कोई अच्छा सो रहा है, अच्छा डाइट ले रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन स्टिल वो सोचे जा रहा है कि यार फेल हो जाऊंगा तो क्या, पास नहीं होऊंगा तो क्या, घर वाले शादी करवा देंगे तो क्या ऐसे क्वेश्चंस वो सोचे जा रहे हैं, तो जिसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। कंपाउंड वेरिएबल ये भी एक तरीके के एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ये क्या है, इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं हमारी। नेक्स्ट आ जाते हैं कैटेगरिकल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल आ जाते हैं। कैटेगरिकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एज हो जाती है या फिर जेंडर के बेस पर, मेल है फीमेल है क्या है, तो जेंडर के बेस पर, एज के बेस पर हम जब डिवाइड कर सकते हैं, मैरिड स्टेटस के बेस पर, तो हमारा कैटेगरिकल हो जाता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जब हम एक रेंज दे रहे हैं, जैसे कि वेट हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, हाइट हो सकती है, तो वो हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल हो जाता है। इसी के साथ ही हमारे जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे सैम्पलिंग की बात करते हैं। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, तो रिसर्च के अंदर हम डाटा का जब यूज़ करते हैं तो डाटा कौन से तरीके का होता है, तो मैंने आपको बताया था ना कि जब हम हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे होंगे रिसर्च में, तो हम डाटा का, हम वहाँ पर ये सोचते हैं कि हमें कौन से टूल्स का यूज़ करना है रिसर्च डिज़ाइन में, तो यहाँ पर हम सैम्पलिंग सोचते हैं कि कौन सी सैम्पलिंग हम यूज़ करेंगे। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन होती है ये टारगेटेड पॉपुलेशन है, इस टारगेटेड पॉपुलेशन से कुछ ही लोगों का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसे हम सैम्पलिंग बोलते हैं। सैम्पलिंग हमारी दो तरीके की होती है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। ये वाला खेल तो आपने अपने स्कूल टाइम पर किया होगा मैथ्स में। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ पर इसका भी यूज़, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी में कोई भी आ सकता है। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है, सभी को, नॉट एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ नोन और इक्वल चांस, सभी को ही इक्वल चांस नहीं दिया जाता है। यहाँ पर ये हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर इसका यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ क्वालिटेटिव में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी में हम यहाँ पर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और हम 10 में से हमने 100 लोग हैं और इन 100 लोगों को हमने 10-10 के ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया है। अब इन 10-10 के ग्रुप में से हम हर बार
5-5 लोगों का लेंगे। तो यानी कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ज़रूर सबका नंबर आ जाएगा और इक्वल मात्रा में आ जाएगा नंबर। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम ऐसा नहीं करते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे 4 तरीके की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियसली इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ जाती है, यानी कि हमारे पास जो भी डाटा है हम सिंपली किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी मर्जी किसी का भी यूज़ करेंगे, तो वो हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ जाती है। मैंने किसी चिंटू मिंटू पिंटू को उठा लिया तो वो यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है सिस्टमेटिक, यानी सिस्टमेटिक की वे में ही हम यहाँ पर डाटा को कलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 लाइनें हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कि मैं सिर्फ इस लाइन के जो इस रो में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मैं उनका डाटा यहाँ पर कलेक्ट करूँगी। एक सिस्टमेटिक हो सकता है, या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि यहाँ पर एक पर्सन का लिया, दूसरे पर्सन को स्किप करके तीसरे पर्सन का डाटा ले लिया, एक सिस्टमेटिक वे में करूँगी। देन आ जाता है हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है, इनमें कन्फ्यूजन भी होती है एंड प्लस में इंपॉर्टेंट भी है, प्रीवियसली क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, हम यहाँ पर जो डाटा होता है उनको हम सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं एंड देन उसके बाद हम वहाँ पर सिंपली कलेक्ट कर लेते हैं लोगों को। ओके, कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर लोग हैं, हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। ये जो पुलिस से दिखने वाले जो पर्सन है इसको अलग कर दिया, ये ब्राउन वाला पर्सन हमने अलग कर दिया, ग्रीन ये जो मॉन्स्टर सा लग रहा है इसको अलग कर दिया। अब इनमें से हम एक पर्सन इसको उठा ले रहे हैं, एक पुलिस को उठा लिया, एक मॉन्स्टर को उठा लिया, तो ये क्या है, हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहलाता है। दूसरी तरफ हमारा क्लस्टर्ड सैम्पलिंग ऐसा सैम्पलिंग होता है जहाँ पर हम क्या करेंगे, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर। क्लस्टर में पॉपुलेशन डिवाइडेड होती है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिंपली हम रेंडमली किसी को भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो वो हमारा क्लस्टर्ड सैम्पलिंग होती है, जहाँ पर हमारे बहुत अलग अलग तरीके, डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, हम किसी को भी उठा लेते हैं। तो ये हमारे प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में भी हमारे टाइप्स होते हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा, सबसे पहला हमारा कन्विंस आता है, कन्विंस, जजमेंटल आता है, क्वार्टा सैम्पलिंग आ जाता है, पर्पसिव आ जाता है एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग आ जाती है। मतलब क्या होता है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो कन्विंस सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करें हम एक इजी डाटा, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं रिसर्च कर रही हूँ स्लीप और मेमोरी का, और मैंने अपनी फ्रेंड, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है वो इजी एक्सेसिबल है मेरे लिए एज अ डाटा, एज अ सैम्पल, तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो कन्विंस सैम्पलिंग हमारे लिए कन्वीनियंट है, ऐसा हम डाटा यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग, जहाँ पर हम ऐसे पार्टिसिपेंट को यहाँ पर यूज़ करते हैं जो कि बेस्ड होते हैं, यानी सेलेक्ट करना पार्टिसिपेंट्स बेस्ड ऑन द रिसर्च जजमेंट एंड क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल मैं रिसर्च कर रही हूँ फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो मैं यहाँ पर किसी फीमेल का ही यूज़ करूँगी ना, किसी मेल का यूज़ नहीं कर सकती, ट्रांसजेंडर का यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकती, फीमेल का ही मैं डाटा कलेक्ट करूँगी, तो वो आ जाता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, ये हमारे लिए ऐसी सैम्पलिंग होती है जो कि काफ़ी ईजी एक्सेसिबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहीं गई, मुझे सैम्पलिंग चाहिए, तो मैं एक पर्सन के पास गई, उस पर्सन ने बोला कि मुझसे नहीं, दूसरा पर्सन है उससे जाकर तुम अपना डाटा कलेक्ट करो, तो ये हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग हमारी कहलाती है। हिडन पॉपुलेशन से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया के अंदर कितने ऐसे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, तो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। किसी पर्सन के घर में जाएंगे, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ, वो है बगल वाले हैं, तो उनके घर जाओगे, बोले नहीं हम तो है नहीं, हम तो यहीं की है, वो है, तो वो हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग आ जाती है। कोटा सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है। यहाँ पर हमें क्या होता है, इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 50 मैन है और 50 वुमेन का हम इंटरव्यू ले रहे हैं, बट चूजिंग हु एवर इज अवेलेबल। मैंने बोल दिया कि 10 बच्चों आपको आना है एनुअल फंक्शन में और 10 बच्चे
क्लास ए क्लास बी को मैंने एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस के लिए बुला लिया, लेकिन मैं हूँ नक्चड़ी टीचर और मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यहाँ पर जो मेरे जो जो टाइम पर आएगा, जो बच्चा टाइम पर आएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं उन्हीं को ही लूँगी। तुम 5 मिनट भी लेट हुए चलो जाओ, मैं तुम्हारा डाटा नहीं ले रही, या तुम्हें मैं एनुअल डे फंक्शन में नहीं मैं पार्टिसिपेट करवाऊंगी। सो इट्स लाइक कोटा सैम्पलिंग हमारी इस तरीके की होती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये आप सिंपल सा यहाँ पर कंपैरिजन है जो कि आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर, अब बात करते हैं हम डाटा कलेक्शन की। जब हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे कई तरीके के सोर्सेज यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि हमारा डाटा कैसा हो सकता है, प्राइमरी सोर्स हो सकता है, सेकेंडरी सोर्स हो सकता है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जब हम फर्स्ट हैंड जाकर डाटा कलेक्ट करें, जैसे हम फर्स्ट हैंड इंटरव्यू अगर ले रहे हैं किसी पर्सन में, अमिताभ बच्चन का सामने से इंटरव्यू ले रही हूँ तो वो हमारा प्राइमरी आ जाएगा, या फिर मैं किसी का सामने से जाकर सर्वे कर रही हूँ तो प्राइमरी आ जाएगा। लेकिन सेकेंडरी कौन सा होता है, जब मैं ऑलरेडी, किसी ने ऑलरेडी इंटरव्यू ले रखा है अमिताभ बच्चन का, लेकिन उस इंटरव्यू की मैं क्लिप का यूज कर रही हूँ ओनली अपने डाटा के अंदर, तो वो हमारा सेकेंडरी आ जाता है। अब देखो प्राइमरी में हमारे कई तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारा सर्वे होना, इंटरव्यू होना, ऑब्जर्वेशन होना, एक्सपेरिमेंट करना, फोकस ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन टू एक्सप्लोर ओपिनियंस एंड आइडियाज। हमने एक गली के अंदर, हमने एक सोसाइटी के अंदर एक हमने ग्रुप डिस्कशन, हम एक टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं, हम लोगों के आइडियाज़ को जानने के लिए कि उनका क्या मानना है, तो ये हमारे प्राइमरी सोर्सेज हो जाते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने जो ऑलरेडी डाटा पब्लिश कर रखे हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज हो सकती हैं, ये हमारा गवर्नमेंट ने जो पब्लिश कर रखा है वो, जर्नल्स और आर्टिकल्स ने जो पब्लिश कर रखा है वो वाला डाटा यूज़ करना, बुक्स और रिपोर्ट्स का यूज़ करना, या फिर हम डाटाबेस जो कि ऑलरेडी, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, ओके, वर्ल्ड बैंक का डाटा यूज़ कर रहे हैं, पबमेड का डाटा यूज़ कर रहे हैं, कंपनी के रिकॉर्ड का यूज़ करना, मीडिया के सोर्सेज का यूज़ करना, तो ये हमारे सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपोथेसिस इज इम्पॉर्टेंट। हाइपोथेसिस से आपके प्रीवियसली भर के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हाइपोथेसिस एक साइंटिफिक रिसर्च है जहां पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं जस्ट टू चेक करने के लिए कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं क्या वो करेक्ट है या फिर वो इनकरेक्ट है, इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस में कई बार क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है रिसर्च में, तो उसको चेक करने के लिए किया जाता है कि रिसर्च क्या हमारी दो तरीके की आ जाती है। एक हो जाती है हमारी हाइपोथेसिस ओ, और जिसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, और एक आ जाती है हाइपोथेसिस ए या फिर हाइपोथेसिस 1 कहते हैं जिसे हम। नल हाइपोथेसिस एक ऐसी हाइपोथेसिस है दैट देयर इज नो रिलेशनशिप, नो इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल। हम जो रिसर्च कर रहे हैं, जो वेरिएबल्स, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है, तो उन दोनों के बीच में जब किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप नहीं है, ओके, वो हमारा नल हाइपोथेसिस कहलाता है। अब होता क्या है, जैसे कि इट्स द डिफॉल्ट अजम्पशन टेस्टेड टू बी रिजेक्ट और नॉट। एक डिफॉल्ट अजम्पशन होती है, उसको टेस्ट करने के लिए कि क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं करेक्ट है, इसका यूज़ किया जाता है कि क्या सच में रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के हैं या नहीं है, तो वहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस का यूज़ करेंगे। दूसरी आ जाती है हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसे हम HA या फिर H1 भी कहते हैं। ये स्टेट करता है कि दोनों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो ये अपोजिट होती है नल हाइपोथेसिस। नल जो कि नल्ला है, नल मतलब कि वो बोल रहा है फालतू में, ओके, नल हाइपोथेसिस हमारी आ जाती है। ओके, और यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज़ किया नल्ला, नल्ला का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई गाली नहीं होती है, इट मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी बेचारा है या फिर कोई यूजलेस पर्सन है, ठीक है। तो यानी कि नल हाइपोथेसिस जो कि फालतू में बोलेगा ही बोलेगा, अरे इन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो चल रहा है, आप ऐसे याद कर सकते हो। और दूसरा अल्टरनेटिव जो बोलेगा कि नहीं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, तो चेक करा जाता है, इन दोनों का चेक किया जाता है। अब होता क्या है यहाँ पर,
आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। यहाँ पर एरर आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं टाइप 1 एरर या टाइप 2 एरर, जिसे हम अल्फा एरर और बीटा एरर के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी टाइप 1 एरर आता है तो ये कैसा एरर होता है, जब हमारा फॉल्स पॉजिटिव होता है, यानी कि रिजेक्ट कर रहे हैं हम नल हाइपोथेसिस को। हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, यानी कि हम टाइप 1 एरर यानी कि नल हाइपोथेसिस जो कि ये बोल रही है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है। नल हाइपोथेसिस कह रही है दो वेरिएबल्स के बीच में एक लव से आप यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, तो दो लोगों के बीच में चक्कर चल रहा है, दो लोगों का लव रिलेशनशिप यहाँ पर चल रहा है। नल हाइपोथेसिस का ये मानना है, और जब हमने इसको चेक किया, नल हाइपोथेसिस थी तो करेक्ट, वो तो बिल्कुल करेक्ट कह रही थी, लेकिन हमने यहाँ पर टाइप 1 एरर, हमने यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को बोल दिया कि नहीं नहीं तुम गलत हो, इन दोनों के बीच में तो कोई लव अफेयर हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस में क्या हो जाता है, हमारा टाइप 1 एरर आ जाता है, जिसे हम अल्फा एरर कहते हैं, और ये यूजुअली 0.05% का होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट कर देते हैं, नॉट रिजेक्टिंग अ फॉल्स हाइपोथेसिस। जब नल हाइपोथेसिस यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, लेकिन हम स्टिल उसको क्या कर रहे हैं, हम उसे अप्रूव कर ले रहे हैं, वो करेक्ट हो जा रही है, तो वो हमारी टाइप 2 एरर आ जाएगा। टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में नल हाइपोथेसिस ऑलरेडी करेक्ट थी, राइट थी, लेकिन हम उसे क्या कर ले रहे थे, हम इसे रिजेक्ट कर रहे थे, लेकिन दूसरे टाइम पर ये ऑलरेडी गलत है लेकिन करेक्ट कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाती है, टाइप 1 एरर अल्फा एरर कहते हैं, और टाइप 2 बीटा एरर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर पी वैल्यू से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पी वैल्यू से क्वेश्चंस आपके ऐसे बनते हैं कि आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि 0.002% ये कहाँ पर आएगा, कौन से में इंक्लूड किया जाएगा, क्या करेक्ट किया जाएगा, नहीं। तो देखो होता क्या है कि जब भी 0.0 यहाँ पर मेंशन किया था ना मैंने, यहाँ पर आपको यहाँ पर, हाँ 0.05 जब भी होगा, ठीक है, ये जो डाटा होता है यहाँ पर जो रेडिश आपको नज़र आ रहा है, तो यानी कि अगर जो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस अगर हमें देखने के लिए मिल रहा है 0.0% या फिर 5% है वो, तो उसको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ओके, दूसरी तरफ हमारा क्या है, इतना होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इससे अबव होगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वो करेक्ट माना जाएगा, फेल, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये हमारी पी वैल्यू कंसिडर किया जाता है। पी वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, इसी के साथ ही हाइपोथेसिस वाला जो टॉपिक था वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जरा साइटेशन की। तो देखो रिसर्च जब हम करते हैं या फिर आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जैसे हम डाटा का यूज़ कर रहे हैं, तो डाटा में हम किसी का बुक का यूज़ कर रहे हैं, किसी मैगजीन का यूज़ कर रहे हैं, जर्नल्स का जब भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम साथ के साथ उनको हम मेंशन करते हैं कि हम इस ऑथर की इस मैगजीन जो कि इस ईयर में पब्लिश हुई थी, पेज नंबर दिस से दिस, हमने ये एज अ डाटा यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो जिसे हम साइटेशन बोलते हैं। अब साइटेशन हमारी कई तरीके की साइटेशंस होती है, मेजर आपके क्वेश्चंस बनते हैं इन तीन साइटेशन से। एमएलए फॉर्मेट कहते हैं, एपीए फॉर्मेट एंड शिकागो फॉर्मेट कहते हैं। एमएलए फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर, जैसे फॉरेन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, रिलीजियस स्टडीज़ की जब हम रिसर्च करते हैं तब। ओके, दूसरा आ जाता है हमारा जब एपीए का यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन, साइकोलॉजी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, नर्सिंग, लिंग्विस्टिक की स्टडी। शिकागो का यूज़ किया जाता है ह्यूमैनिटीज़, जैसे हिस्ट्री, आर्ट्स, फाइन आर्ट, एंथ्रोपोलॉजी, फिलॉसफी, इनका यूज़ करने के लिए किया जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पर होता क्या है, क्या क्या चीज़ें मेंशन की जाती है, ऑथर, टाइटल ऑफ द सोर्स, टाइटल ऑफ कंटेनर, अदर कंट्रीब्यूशन, वर्जन, नंबर, पब्लिशर, पब्लिकेशन डेट, लोकेशन, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती है। प्लस में फुल स्टॉप इज इंपॉर्टेंट, कॉमा इज इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, एक एक चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा और आपको फुल स्टॉप से भी आपको वहाँ पर करेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर फुल स्टॉप एक एक देखने पड़ते हैं कि करेक्ट लगाया है नहीं लगाया है। तो देखो साइटेशन में सबसे पहले जैसे कि हम ऑथर का नेम यूज़ कर रहे हैं, कौन है ऑथर, इसमें भी क्या होता है, कई बार कई साइटेशन में जो लास्ट नेम है ऑथर का लास्ट नेम, जैसे कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है सुधा एन मौर्य। तो जब, ठीक है, सुधा एन मौर्य,
दिस इज़ माई रियल नेम। वैसे चैनल का नेम तो आपको निशु मौर्य नज़र आ रहा है, वो मेरा निक नेम है। तो जब मैं यहाँ पर साइट करूँगी तो सबसे पहले मौर्य आएगा एंड देन उसके बाद पॉइंट लगाकर या कॉमा लगाकर, ठीक है, कॉमा लगाकर यहाँ पर सुधा लिखा जाएगा। सो इस तरीके का यूज़ किया जाता है। ऑथर लास्ट नेम पहले आता है, देन उसका फर्स्ट नेम आता है, देन उसके बाद हमारा जो आर्टिकल का टाइटल है जो मेंशन किया है वो मेंशन करना है, फुल स्टॉप आएगा, देन उसके बाद वो आर्टिकल कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है वो आ जाता है, पेज नंबर, पेज नंबर से पहले हमारा ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगा, देन उसके बाद पेज नंबर आएगा, देन उसके बाद हमारा आ जाएगा कि ऑनलाइन कहाँ से हमने सोर्स का यूज़ किया है, कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ये हमारा साइटेशन होता है। ओके, अब ज़रा हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे कैसे किसका होता है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल में है, यहाँ पर मैंने APA फॉर्मेट का एग्जाम्पल यहाँ पर यूज़ किया है। APA फॉर्मेट में सबसे पहले ऑथर का नेम आता है, देन उसके बाद हमारा कॉमा आएगा, ठीक है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑथर का नेम आएगा, कॉमा का यूज़ करेंगे, ऑथर का लास्ट नेम, देन उसके बाद फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में भी एक यूज़ कर सकते हैं, फुल स्टॉप आएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, टाइटल, चैप्टर का टाइटल यूज़ किया जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पर एडिटर का यूज़ किया जाएगा, पेज नंबर, देन उसके बाद पब्लिशर आएगा यहाँ पर। ओके, पेज नंबर, अच्छा इससे पहले एक एक चीज़ यहाँ पर, पहले ऑथर आएगा, सेकंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, थर्ड आ जाएगा टाइटल का चैप्टर आ जाएगा, देन उसके बाद फोर्थ में एडिटर का नाम आ जाएगा, फिफ्थ में आएगा टाइटल की जो बुक है वो आ जाएगा, सिक्स्थ पे पेज नंबर, सेवेंथ पे पब्लिशर का नाम आ जाएगा। तो ये APA फॉर्मेट होता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं। MLA फॉर्मेट की बात करते हैं। MLA फॉर्मेट में ऑथर का सबसे पहले नेम आएगा, लास्ट नेम, देन उसके बाद फर्स्ट नेम आ जाएगा। फर्स्ट नेम यहाँ पर फुल मेंशन किया जाता है, लेकिन APA में फर्स्ट नेम फुल नेम मेंशन नहीं किया जाता है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर पॉइंटर आएगा, देन उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा, अगर सब टाइटल है आर्टिकल में तो आएगा, वरना नहीं आएगा। ओके, सेकेंड थिंग यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगी। थर्ड थिंग हमारा क्या मेंशन किया जाएगा यहाँ पर, थर्ड थिंग टाइटल, मैगजीन जहाँ पर वो पब्लिश हुआ है, टाइटल ऑफ द मैगजीन आ जाएगा। फोर्थ में आ जाएगा डेट है, मंथ है, ओके, एब्रीवेशन, ईयर, इन सभी का यूज़ किया जाएगा। फिफ्थ में आ जाएगा हमारा URL। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये MLA फॉर्मेट है हमारा, APA फॉर्मेट है हमारा, इनसे ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके प्रीवियसली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा चुके हैं, प्लेजरिज्म, जिसका मतलब क्या होता है कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं, मैंने रिसर्च तो कर दी लेकिन मैं सारी की सारी रिसर्च ऑलरेडी किसी ने रिसर्च कर रखी है, तो मैं पूरा कॉपी पेस्ट करके रिसर्च कर रही हूँ। तो इसके वजह से कुछ गवर्नमेंट ने लॉज स्टेब्लिश किए हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो रिसर्च में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कंप्लीट पूरा रिसर्च कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। कई बार जो सोर्स किसी और ने यूज़ किए हैं वो सोर्स यूज़ किए जाते हैं। डायरेक्ट प्लेजरिज्म, कॉपीराइट आ जाता है। ओके, तो ये इन सारी चीज़ों का, कई बार पैराग्राफ का कई बार एक्सीडेंटली थोड़ा बहुत कॉपी हो जाता है, या कई बार हम मेंशन नहीं करते हैं। ओके, साइटेशन प्रॉपरली मेंशन, तो ये हमारा प्लेजरिज्म हमारा ये कहलाता है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो, लेवल 0 से लेकर लेवल 3 तक हमारी क्या होती है, हमारा रिसर्च के अंदर हमारा कॉपीराइट आ सकता है। तो कॉपीराइट अगर 10% तक कॉपी किया है तब कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी आपको, और आपका जो रिसर्च वर्क है वो अप्रूव ही रहेगा। लेकिन लेवल 1 क्या होता है, अगर 10 से लेकर 40% तक अगर आपका 10 से अबव जाता है, 40% के बीच में रहता है, तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपने रिसर्च की है विद इन 6 मंथ्स आपको दोबारा से वो डाटा जो भी आपने चीज़ें की हैं दोबारा से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लेवल 2, जहां पर 40 से लेकर 60% तक अगर आपका कॉपी रहेगा तो आपको जो चीज़ें आपने की हैं आपको 1 ईयर मिलेगा, कोई भी आपको मार्क्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही
इसके साथ ही जैसे कि अगर आप वन लेवल में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, डिनाई द राइट टू पब्लिश फॉर अ मिनिमम 1 ईयर तक आपका जो रिसर्च आपने की है उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा। दूसरे में 2 साल तक आपको रिसर्च आपका वर्क पब्लिश नहीं किया जाएगा। तीसरा लेवल जब आपका 60% या 60% से ऊपर आपने अगर किसी का कॉपी पेस्ट किया है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और 3 सालों तक आपको कोई भी रिसर्च वर्क करने का अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। तो ये था हमारा ओवरऑल रिसर्च एप्टीट्यूड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एंड आई होप कि ये जो एक क्लास है आप सभी के लिए, आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ओके, मैंने यहाँ पर 100% दिया है अपना, अब आपको अपना 100% देना है। किस तरीके से, यहाँ से आपने नोट्स बना ही लिए होंगे, खैर आपकी क्विक रिवीजन भी यहाँ पर हो गई होगी। तो आप लोग यहाँ पर नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाओ, क्विकली रिवीजन करनी है तो आप इसको बाद में एज अ रिवीजन भी आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हो। ओके, आपको सिंपली ये टेलीग्राम चैनल का मेरा स्कैनर है, यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा। आपको अगर ये PDF चाहिए तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स 100+ कमेंट अगर मुझे मिलेंगे और 500+ मुझे लाइक्स मिलेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा। तो इफ़ यू वांट PDF जिससे कि आप रिवीजन कर सको फटाफट से, तो आपको नीचे कमेंट करना है कि आई वांट PDF और साथ के साथ आपको क्लास कैसी लगी ये भी आपको नीचे कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैंने इतना एफर्ट डाला है तो यार आप इतना तो कर ही सकते हो। ओके, इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर ज़रूर कर देना एंड साथ के साथ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास ज़रूर देख लेना। साथ के साथ प्लेलिस्ट, पेपर 1 की जो प्लेलिस्ट है प्रॉपर मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन में मेंशन कर रखी है, वो प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर लेना। मेंबरशिप हमारी ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू आर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट। तो बहुत जल्द पेपर 1 की क्लासेस भी आपको मेंबरशिप में देखने के लिए मिलेगी, बट अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही हो जाएगी तो वो मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो ये था हमारी आज की क्लास में। आई होप कि सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो एंड बाय।